तो बच्चों कैसे हैं आप सब। चलिए हमारी 12th की सीरीज चल रही है, सॉल्यूशन चैप्टर है। तो हमने उसमें 2 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। आज हम अपने तीसरे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। आज हम एक बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसका नाम है सुपर सैचुरेशन। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, एक्चुअली में सॉल्युबिलिटी हमारा होता क्या है। तो सॉल्युबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की वो मैक्सिमम अमाउंट होता है जो हम किसी स्पेसिफाइड अमाउंट्स ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकें। मतलब मैंने कोई एक स्पेसिफाइड अमाउंट ले लिया सॉल्वेंट का, जनरली मैं बोलता हूँ 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैं कितना मैक्सिमम नमक घोल सकता हूँ उसको मैं बोलूँगा नमक की सॉल्युबिलिटी अपनी। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो लगभग 100 ग्राम नमक में रूम टेम्परेचर पर, या मैं कहूँ 20 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 35-36 ग्राम नमक घुल जाता है। ठीक है ना, आप घोल के देख सकते हो, इतना ही घुलेगा। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि नमक की सॉल्युबिलिटी रूम टेम्परेचर पर इतनी है। ठीक है, तो ये थी हमारी सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन, बड़ी सिंपल सी थी। उसके आगे एक और चीज लिखी हुई है, एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ऐसा होगा, टेम्परेचर चेंज करने पर मेरी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है। कैसे होती है अभी देखेंगे। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व हो सकता है 100 ग्राम सॉल्वेंट में, उसको मैं क्या बोलूंगा, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आगे एक और बात लिखी हुई है, टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है अभी थोड़ी देर बाद जानेंगे। चलो सबसे पहले हम समझते हैं सॉल्युबिलिटीज कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो 4 फैक्टर्स लिखे हुए हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर। इसमें से एक फैक्टर हम पढ़ चुके हैं, डोंट वरी, मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगा। कौन सा फैक्टर पढ़ चुके हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। याद करो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला लेक्चर, वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। मतलब पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो अब सपोज मैंने अपना एक पोलर सॉल्वेंट लिया। ठीक है, तो उसमें मैं अपना पोलर सोल्यूट डाल रहा हूं, तो क्या होगा, सोल्यूबल हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट मेरा अफेक्ट कर रहे हैं ना सॉल्युबिलिटी को, बस ऐसे ही है। अब सपोज मैंने क्या किया कि पानी में नेप्थलीन को डाला, तो नेप्थलीन मेरा नॉन पोलर है ना, और पानी मेरा पोलर है, तो दोनों मिक्स नहीं होंगे आपस में, डिफरेंट लेयर्स बन जाएंगी, है ना। जैसे मैं तेल में पानी डाल देता हूं तो क्या होता है, डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं। तो ये क्या प्रूफ कर रहा है कि ऑयल मेरा नॉन पोलर है, वाटर मेरा पोलर है, तो ये दोनों आपस में सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, तो नेचर ऑफ सोल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी मेरा अफेक्ट करता है सोल्यूबिलिटी को। ठीक है, दूसरी बात क्या है, सोल्यूबिलिटीज ऑफ सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स। ठीक है, अब देखो सपोज मेरे पास एक प्लेट, मतलब एक ग्लास में पानी है और मैंने उसमें NaCl डाला, तो क्या क्या चीज़ें वहां पर परफॉर्म होंगी वो समझते हैं। देखो जैसे ही मैंने NaCl पानी में डाला तो क्या होगा, NaCl मेरा टूटेगा। ठीक है, Na पॉजिटिव अलग बनेंगे, Cl माइनस अलग बनेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर अच्छा, जब मेरा Na पॉजिटिव और Cl माइनस टूट के पानी में गए, तो वो है तो अभी भी पानी में ही ना, क्या वो फिर से जुड़ नहीं सकते? हाँ बिल्कुल जुड़ सकते हैं यार, क्या दिक्कत है। तो जब मैंने NaCl को पानी में डाला और वो अपने आयंस में टूटे, उस प्रोसेस को मैं बोलता हूं डिसॉल्यूशन। ठीक है, और अगर वही मेरे आयंस आपस में जुड़ गए और उन्होंने फिर से NaCl बना लिया, उस प्रोसेस को मैं बोलता हूं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, चलो, तो जैसे ही मेरा NaCl पानी में जाता है तो क्या होता है, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। किस किस के बीच में, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के बीच में। मतलब मेरा सोल्यूट सॉल्वेंट से मिक्स होगा, है ना, और वो एक सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, मतलब वो आयंस मेरे डिसोसिएट हो जाएंगे, लेकिन मेरे आयंस फिर से जुड़ सकते हैं और फिर से सॉल्यूट बना सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर एक ऐसा लग रहा है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है। ठीक है, प्रोसेस ए से बी की तरफ भी जा रही है और प्रोसेस बी से ए की तरफ भी आ रही है। ठीक, ये हो गई एक बात। अब मैं NaCl डालता गया डालता गया डालता गया, एक टाइम ऐसा आएगा जब रेट ऑफ डिसॉल्यूशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के।
मतलब मेरा जितने NaCl आयंस टूट रहे हैं ना, उतने ही NaCl आयंस बन भी रहे हैं। तो उस समय मैं क्या बोलूंगा कि सपोज मेरा 35 ग्राम नमक डल चुका, ठीक है, अब मैंने 1 ग्राम और डाला, तो क्या हुआ उस समय, 1 ग्राम टूटा होगा और 1 ही ग्राम फिर से जुड़ गया होगा। मतलब मेरा अभी भी सॉल्यूशन में 35 ग्राम ही घुला हुआ है, तो वो 1 ग्राम कहां गया, वो 1 ग्राम नीचे बैठ गया होगा। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा टाइम आया जहां पर सॉल्यूट मेरा मैक्सिमम डिसॉल्व हो चुका है, अब मैं अगर इससे ज्यादा सॉल्यूट डालूंगा तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। और ऐसे ही सॉल्यूशन को मैं क्या बोलता हूं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, ऐसे ही सॉल्यूशन को मैं क्या बोलता हूं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। याद रखना, अभी मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं किस पर कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मैंने एक रूम टेम्परेचर सेट कर लिया है, मैं सारी बातें उसी पर कर रहा हूं। तो मैंने आपसे क्या बोला कि एक ऐसा टाइम आया जहां पर NaCl मेरा अब नो मोर कैन डिसॉल्व, ठीक है ना, अब इससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता वो, अब इतनी ही थी उसकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। और जो ये सॉल्यूशन बना उसको मैंने क्या बोला, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब क्या होगा, देखो ये डेफिनेशन लिखी हुई है ना, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर में मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपने पहले 35 ग्राम नमक घुल लिया 25 डिग्री पर, अब आप 40 डिग्री पर कह रहे हो अरे नहीं देखो मेरा तो और ज्यादा घुल रहा है, तो भैया आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया है, आप फिर से 25 पर घोल के देखो 35 ग्राम ही घुलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्युबिलिटी भी अब समझ में आ गई क्या, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्युबिलिटी हर केस को नहीं बोलूंगा, सॉल्युबिलिटी में उसी केस को बोलूंगा जब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना ले। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब हो गया, अरे भाई और डालो तो और घुल जाए, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, इसका मतलब है कि जब मेरे लिक्विड में मैक्सिमम से ज्यादा अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व हो जाए। सर देखो अब तो ये आप फालतू बातें कर रहे हो, अभी आपने बोला कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट था डिसॉल्व मेरा, है ना, आप कह रहे हो कि मैक्सिमम से ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए, अगर मैक्सिमम से ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है तो पिछला वाला मैक्सिमम नहीं था। दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन, है ना। तो अब समझो सुपर सैचुरेशन का मतलब क्या है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द सॉल्यूशन which contains more mass of dissolved solute than a saturated solution at a same temperature and pressure। ठीक है ना, मतलब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है उससे ज्यादा अपने अंदर रख के बैठा हुआ है। ठीक है, इट शुड बी प्रिपेयर्ड इन अ डस्ट फ्री वेसल एंड एट अ हाइटर टेम्परेचर। ठीक है, हाइयर टेम्परेचर पर बनना चाहिए, डस्ट फ्री वेसल में बनना चाहिए। ठीक है, इट इज मेटा स्टेबल। ठीक है ना, ये बड़ा गजब का शब्द है। चलो अभी इसको देखेंगे। मैकेनिकली स्ट्रेस सच इज सेकिंग और एडिशन ऑफ सोल्यूट कॉज डिपोजिशन ऑफ सोल्यूट। अब समझते हैं पूरी सैचुरेशन सुपर सैचुरेशन की प्रोसेस को। देखो सबसे पहले एक बात को अभी मान लो, अभी उसको प्रूफ करेंगे। इसको मान लो अभी क्या, कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं ना, तो वैसे वैसे मेरी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, कुछ केसेस में, मतलब मोस्टली केसेस में ऐसा होगा, कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनकी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम भी हो जाती है। अच्छा, इसका रियल लाइफ एग्जांपल आप अभी घर पर देख सकते हो। गर्मियों का सीजन है, शरबत भी बन रहा होगा, शिकंजी भी बन रही होगी। तो कभी आपने मम्मी को शिकंजी बनाते हुए देखा हो तो गौर से देखना, मम्मी शिकंजी बनाते समय चीनी जो है ना वो बर्फ डालने से पहले डाल देती हैं। मतलब उनको भी पता है ये वाली बात कि सॉल्युबिलिटीज कम टेम्परेचर पर स्लो हो जाती है ना। अगर मैं चीनी बर्फ डालने के बाद डालूंगी तो क्या होगा, चीनी देर से घुलेगी, है ना। तो ये क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल है। ठीक है, तो मतलब मैंने क्या कहा कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो मेरी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है,
अब सपोज मैंने क्या किया, वही 100 ग्राम पानी ले लिया, ठीक है, और मैंने उसमें 35 ग्राम नमक डाल दिया, ठीक, घुल गया, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा केस मैंने क्या किया कि मैंने 100 ग्राम पानी लिया, उसका टेम्परेचर मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, मतलब मैंने उसको कर दिया हीट, और अब उसका टेम्परेचर पहुंच चुका है सपोज 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक, दुगना हो गया। मैं रैंडम केसेस लेके चल रहा हूं, मैं आपको केस समझा रहा हूं, ठीक है ना। आप इन वैल्यूज को पकड़ के मत बैठ जाना कि 50 पे तो इतना बोला था, नहीं मैंने तो डाल के देखा, मेरा तो इतना घुल गया था ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसको 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया, और अब मैंने उसमें अपना नमक डालना शुरू किया, और मैंने क्या पाया कि नमक मेरा पहले 35 ग्राम घुल रहा था, अब वही नमक मेरा सपोज 60 ग्राम घुलने लगा, ठीक है ना, एक रैंडम, ठीक है ना। तो अब मेरा क्या हुआ, या 50 ग्राम घुलने लगा, ठीक है। अब पहले मेरा 35 ग्राम घुल रहा था, अब मेरा 50 ग्राम घुल रहा है, पानी वही है, ठीक है, और मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी उस पानी में कितनी थी, 35 ग्राम, लेकिन अब मैक्सिमम से ज्यादा घुल रही है, ठीक, बहुत अच्छी बात है, घुल गई। क्यों घुल गई, क्योंकि मैंने टेम्परेचर अपना बढ़ा दिया था, ठीक। इस बात को अभी यहीं रोकते हैं, पहले समझते हैं मेटास्टेबल क्या है। देखो, मेटास्टेबल को ऐसे समझ सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये क्या बवाल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आप उसको थोड़ा सा भी छेड़ोगे ना तो वो तुरंत डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक, और फिर वो अपने आप उस स्टेट में वापस नहीं आएगा। कौन सी वाली, जिस पे आपने छेड़ा था उसको। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्या बोला कि सपोज ये मेरा एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, इस पर मैंने ये अपना एक मार्कर रख दिया, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको कुछ देर तक बैलेंस कर लूंगा, ठीक। या आपने कभी वो खेलते थे ना कि एक स्केल को या फिर एक डंडे को अपनी उंगली पर खड़ा करके उसको बैलेंस करते थे, है ना। तो क्या होता था, अगर मेरी उंगली नहीं हिल रही है ना, और मैं भी बिल्कुल सीधा खड़ा हूं और डंडे की पोजीशन भी बिल्कुल सीधी है, तो कभी कभार 4 सेकंड 5 सेकंड या कोई बहुत अच्छा बैलेंस कर लेता तो 10 सेकंड तक मेरा वो डंडा सीधा खड़ा रहता था मेरी एक उंगली पर, है ना। लेकिन थोड़ी सी मेरी उंगली हिली या थोड़ी सी हवा भी चल गई या किसी ने बगल से फूंक भी मार दी तो वो डंडा तुरंत क्या हो जाता था, गिर जाता था। तो ऐसी स्टेट को मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज माई मेटास्टेबल स्टेट, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यार थोड़ा सा मैंने डिस्टर्ब किया, वो तुरंत अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी और स्टेट में चला गया, और अब ये मेरा डंडा फिर से खड़ा होकर इधर नहीं आ सकता, मुझे फिर से सारी प्रोसेस को करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो अब मैंने क्या किया, अब मैं उस केस पे फिर से पहुंचता हूं। क्या हुआ, मेरा पानी गर्म है और उसमें 50 ग्राम नमक मेरा डिसॉल्व हो चुका है। अब मैंने क्या किया, उस वेसल को शांति से एक कमरे में चुपचाप रख दिया, मतलब मैं उसको छेड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी हिलाऊंगा तक नहीं, छूंगा तक नहीं, मन करा तो देखूंगा भी नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल वो अलग रखा हुआ है। थोड़ी देर बाद वो ठंडा होना शुरू होगा, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। अब 25 डिग्री सेल्सियस पर तो मेरी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कितनी थी, 35 ग्राम। लेकिन क्या हुआ यार, वो सॉल्यूशन यही भूल जाता है कि मेरे अंदर 50 ग्राम नमक घुला हुआ है, मुझे 15 ग्राम तो बाहर निकालना था उसको, वो ये वाली बात भूल जाता है। और ऐसे ही सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेशन सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अब मेरे 25 डिग्री सेल्सियस पर उतने ही पानी में मैक्सिमम से ज्यादा सॉल्ट डला हुआ है, मेरा सॉल्यूशन भूल चुका है कि उसमें सॉल्युबिलिटी उसकी कम है, वो अभी भी घुले हुए रखे हुए हैं। लेकिन मैंने क्या किया, अपने सॉल्यूशन को थोड़ा सा छेड़ा, थोड़ा सा खटखटाया, ए सुन, तेरी सॉल्युबिलिटी तो यार कम हो चुकी है, क्या कर रहा है। उसको तुरंत याद आएगा और वो क्या करेगा, वो जो 15 ग्राम बचा हुआ सॉल्ट था उसको वापस से प्रेसिपिटेट आउट कर देगा, मतलब वो उसको बाहर निकाल देगा। अब वो नीचे तली पर जाकर बैठ जाएगा। दिस इज द फुल कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ सुपर सैचुरेशन।
मतलब मैंने लिक्विड को जैसे ही याद दिलाया कि भाई तेरी सॉल्युबिलिटी तो अब कम हो चुकी है, तेरे अंदर 15 ग्राम ज्यादा सॉल्ट डला हुआ है, उसको बाहर निकाल, तो वो तुरंत अपने सॉल्ट को बाहर निकाल सकता है। अब मैं उसको याद कैसे कैसे दिलाऊंगा, कैसे भी करके मैं थोड़ी सी उंगली छुपा दूं सॉल्यूशन में, मतलब उस सॉल्यूशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूं, मैं बाहर से टन 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 कर दूं, है ना, चम्मच से, है ना, या फिर मैं उसमें छोटा सा कोई कंकड़ डाल दूं, तो वो तुरंत इतना ब्यूटीफुली क्रिस्टल अपने बाहर निकालता है। मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाता हूं, ये देखिए, ये मेरा सॉल्यूशन था, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब ये शांति से रखा हुआ है। और अब मैंने क्या किया, इसमें एक छोटा सा पार्टिकल ऐड किया, और देखो इसके क्रिस्टल किस तरीके से बाहर आ रहे हैं, देख रहे हो, ये वो क्रिस्टल हैं जो एक्स्ट्रा अमाउंट, मतलब जितनी मेरी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी थी उससे ज्यादा जो एक्स्ट्रा घुला हुआ था ना उसमें, अब वो सॉल्यूशन उस पार्ट को बाहर निकाल रहा है, अब वो पार्ट नीचे जाकर बैठ जाएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सुपर सैचुरेशन, ठीक है। और यहां से हमने थोड़ा सा टेम्परेचर का भी इफेक्ट देखा कि सॉल्युबिलिटी मेरी टेम्परेचर पर भी इफेक्ट करती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप मजा आया होगा, सुपर सैचुरेशन यार बहुत गजब है। अच्छा हाँ, पता है इसी टाइप की सुपर हीटिंग और सुपर कूलिंग भी होती है। इसका मतलब क्या है, हाँ आप सही सोच रहे हैं, मतलब मैं पानी को 100 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर पर हीट कर रहा हूं, है ना, पानी का टेम्परेचर सपोज 102 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, नॉर्मल प्रेशर पर बात कर रहा हूं मैं, है ना, और पानी बॉयल होना शुरू नहीं हुआ, दिस इज कॉल्ड सुपर हीटिंग। और सुपर कूलिंग क्या होती है कि पानी का टेम्परेचर 0 से नीचे जा चुका है और पानी अभी तक बर्फ नहीं बना, दिस इज कॉल्ड सुपर कूलिंग। खैर इसके बहुत सारे रीजंस भी हैं, हमारे कोर्स में रीजन नहीं है, हमें उनमें डिटेल में नहीं जाना, सरफेस टेंशन है, न्यूक्लिएशन है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट ये प्रोसेस भी नेचर में होती हैं, अमेजिंग है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम अपना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, कि हमारा टेम्परेचर किस किस तरीके से इफेक्ट करता है हमारी सॉल्युबिलिटी को। तो देखो उस इक्विलिब्रियम को फिर से याद करो, कौन सा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम बना रहे हैं मेरे सॉल्यूशन के साथ, मतलब मेरा डिसॉल्यूशन और मेरा क्रिस्टलाइजेशन साथ साथ हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या होगा, अब समझो, मेरा इक्विलिब्रियम बन रहा है ना, तो तुरंत इक्विलिब्रियम चैप्टर पे जाओ अब और याद करो, वहां पर मैंने ली चैटेलियर बाबा का एक प्रिंसिपल पढ़ा था, उसमें मैंने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था, है ना, मेरी वहां दो प्रोसेसेस होती थी, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, और दोनों में मैं टेम्परेचर बढ़ाता और घटाता था तो क्या होता था, मेरी रिएक्शन आगे और पीछे जाती थी। तो एग्जैक्टली सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। देखो कैसे, सपोज मेरी प्रोसेस हो रही है, और प्रोसेस होने के साथ, जैसे सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूं, अभी मैं NaCl पर ही चल रहा हूं, ठीक है, एक रैंडम एग्जांपल है कि सपोज मैंने NaCl को पानी में घोला, और जो मेरी प्रोसेस हो रही है वो हो रही है एक्सोथर्मिक, मतलब मेरी हीट उस प्रोसेस में बाहर निकल रही है। तो क्या होगा, मैंने अपने सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को घोला और उसने मेरा सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है, और क्या हुआ, हीट मेरी बाहर निकली, ठीक है, चलो हीट मेरी बाहर निकल गई। तो अब बाहर निकली है तो मतलब मुझे प्रोडक्ट में मिली है ना, प्रोडक्ट में मिली है तो मैंने कहां लिख दिया, उसको प्रोडक्ट में लिख दिया, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब मैं मान के चल रहा हूं आपको ली चैटेलियर नहीं आता, हम यहीं पे सिखा देंगे और यहीं पे देख लेंगे कैसे क्या होना है, ठीक है। चलो, तो अब क्या हुआ, मेरी हीट निकली, अब ये रिएक्शन कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक। तो अब याद करो ली चैटेलियर ने क्या बोला था कि अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन मेरी बैकवर्ड जाएगी। मतलब इस कॉन्सेप्ट में अगर सपोज मेरी NaCl की रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, होती है या नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं मान के चल रहा हूं कि सपोज है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं अपना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरी रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर NaCl की सॉल्युबिलिटी पानी में कम हो जाएगी, ठीक है। चलो अब मैंने मान लिया
तो अब इसका उल्टा भी देख लो, टेम्परेचर कम करने पर क्या होगा, टेम्परेचर कम करने पर पानी में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस लेते हैं। अब मैंने माना कि ये जो मेरी प्रोसेस थी, कौन सी, नमक को मैंने पानी में डाला, वो प्रोसेस मेरी कैसी थी, वो प्रोसेस मेरी एंडोथर्मिक थी। मतलब मैंने सॉल्यूट लिया, मैंने सॉल्वेंट लिया और मैंने उससे सॉल्यूशन बनाया, और ये प्रोसेस मेरी कैसी थी, एंडोथर्मिक, मतलब मैंने हीट दी थी रिएक्टेंट में ही। तो अब जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, मेरी रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड। मतलब अब मेरा डिसोल्यूशन का रेट बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो मतलब इस केस में मेरे NaCl की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक, तो मुझे बस ये केस ही जानने थे, मुझे ये याद ही नहीं करना कि मेरे कौन सा सॉल्यूट एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है, मतलब किसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है और किसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर घटाने पर कम होती है। ये सब चीजें मुझे याद ही नहीं करनी, मुझे तो बस एक ये केस पढ़ना था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर किस तरीके से इफेक्ट होती है सॉल्युबिलिटी। तो वो हम कैसे देखेंगे, ली चैटेलियर प्रिंसिपल से देखेंगे। ठीक, बहुत अच्छी बात है। ये इसका एक ग्राफ है, मैंने आपको कुछ सब्सटेंस दिखाए हैं, आपको ये याद नहीं रखने हैं, ठीक है ना। आप अगर सहूलियत के लिए करना चाहो तो एक एक कर सकते हो, जैसे एक इंक्रीज का ले लो, जैसे सपोज ग्लूकोज ले लो, है ना, हमारे काम का भी है। एक आप मतलब जिसमें चेंज नहीं होती है वो NaCl ले लो, और एक आप डिक्रीजिंग का ले लो, Ce2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, देखो NaCl का इसमें स्ट्रेट दिखाया है, ये एक मैंने फॉरेन राइटर से लिया है, बट कुछ बुक्स में NaCl को थोड़ा सा इंक्रीजिंग भी दिखाया है। तो आप कुछ भी मान लो, आप इंक्रीजिंग मान लो चाहे स्ट्रेट मान लो, वो इशू नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कोई हमसे पूछने नहीं आ रहा कि NaCl की स्ट्रेट लाइन है या फिर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मेन मुद्दा क्या था, मुझे टेम्परेचर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पर समझ में आया क्या नहीं। ठीक है, अभी मैं किसकी सॉल्युबिलिटी पढ़ रहा हूं, केवल सॉलिड्स और लिक्विड्स की, अभी मैंने गैस की सॉल्युबिलिटी की तो बात ही नहीं करी है। ठीक है, चलो, तो मैंने दो इफेक्ट देख लिए अपने, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का और टेम्परेचर का। अब बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर का तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है, किसकी सॉल्युबिलिटी पर, सॉलिड्स की और लिक्विड्स की। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ भाई, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि याद करो सॉलिड स्टेट का लेक्चर, मैंने आपको वहां पर क्या बताया था, जब मैं आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के बारे में बता रहा था सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो काफी क्लोज होते हैं, और सॉलिड्स के तो बिल्कुल ही क्लोज होते हैं, वो तो इधर उधर भाग भी नहीं पाते, वाइब्रेट करते रहते हैं एक जगह। मतलब अब उनके बीच में गैपिंग कम है, गैपिंग कम है तो भाई तुम ऊपर से प्रेशर दोगे जब, तो वो गैप ही जब कम है तो वो कहां जाएंगे, वहीं के वहीं तो रहेंगे। मतलब मेरे सॉलिड्स और लिक्विड्स जो होते हैं वो इनकंप्रेसिबल होते हैं कहीं हद तक, मतलब मैं उनको ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकता, है ना, तो जब ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकता ना, तो मैं उनको ज्यादा सोल्यूबलाइज भी नहीं कर सकता। ठीक है, दैट्स वाई मेरे सॉलिड्स की और लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। बहुत अच्छी बात है। चलो, तो ये थी मेरी सॉलिड्स और लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी की बात, किसमें, सॉलिड्स और लिक्विड्स में भी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपने गैसेस की सॉल्युबिलिटी की बात, अपने सॉलिड्स और लिक्विड्स में, मेनली हमारे लिक्विड्स में पढ़ेंगे, और वहां पर हम पढ़ेंगे किसको, हेनरीज लॉ को, जो कि किसमें आएगा, हमारे 12th के सिलेबस में भी है, और IIT JEE को भी बहुत प्यारा है वो। ठीक है ना, उससे JEE ने बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल पूछे हैं, हम उन सवालों को भी बहुत अच्छे से करेंगे। आई होप आपको सुपर सैचुरेशन बहुत पसंद आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। सुपर सैचुरेशन से सवाल IIT JEE में आते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके के सवाल आते हैं। मेन मुद्दा क्या था, सुपर सैचुरेशन का कॉन्सेप्ट समझना, जो कि अक्सर हम अटक जाते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा सुपर सैचुरेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, और टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और काफ़ी सारे सैम्पल पेपर्स और IIT JEE के सॉल्यूशन बहुत जल्दी वहां पर अपलोड किए जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिए। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।